सल्तनत उस्मानिया जब अपनी ताकत के उरूज पर थी, उस पर एक ऐसा हुक्मरान राज कर रहा था जो आप कह सकते हैं एक पहेली था। ये कहानी है सुल्तान मुराद स्वयं की, एक ऐसे बादशाह की जिसकी सल्तनत तो दुनिया भर में फैल रही थी, मगर वो खुद अपने ही महल की दीवारों में कैद था। ये अल्फाज ये खुद उस सुल्तान के हैं जिसके नाम का सिक्का चलता था, और ये अल्फाज एकदम से हमें उनके दौरे हुकूमत के सबसे बड़े तजाद से मुतारिफ करा देते हैं। एक ऐसा शख्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर तख्त पर बैठकर भी गुमनामी की ख्वाहिश कर रहा था। तो पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि एक ऐसी सल्तनत का रहनुमा जो 3 बड़े आज़मों पर जंगें लड़ रही थी, खुद महल की 4 दीवारी तक ही महदूद क्यों रहा? यही मुराद के दौर का सबसे बड़ा मुअम्मा है, और आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस तजाद को देखिए। एक तरफ तो सल्तनत अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा कर रही है। ईरान में सफ़ियों से एक तवील जंग जारी है, मराकश को बाजगुजार बनाया जा रहा है, और यहाँ तक कि इंग्लिस्तान की मलका से इत्तेहाद हो रहा है। और दूसरी तरफ खुद सुल्तान की अपनी हकीकत क्या है? वो कभी किसी फौजी मुहिम पर नहीं गए, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में तो उन्होंने तोप कापी महल से कदम तक बाहर नहीं रखा। तो भले सुल्तान महल में थे, सल्तनत की मशीनरी तो रुक नहीं सकती थी, है ना? वो तो अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। तो आइए देखते हैं कि सुल्तान की इस गैर मौजूदगी में सल्तनत की सरहदों पर असल में हो क्या रहा था। यानी सुल्तान खुद तो कहीं नहीं गए, लेकिन उनके नाम पर सल्तनत बड़ी कामयाबी हासिल कर रही थी। मशरिक में सफ़ियों को शिकस्त देकर बड़े इलाके फतह किए गए, मराकश को सल्तनत का हिस्सा बनाया गया, अफ्रीका के सवाली साहिल तक उस्मानिया सर रसूख पहुंचा, और सबसे हैरानकुन बात, यूरोप की एक उभरती हुई ताकत इंग्लिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम हुए। और ये जो इंग्लिस्तान के साथ इत्तेहाद था ना, ये कोई मामूली सियासी गठजोड़ नहीं था। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प नजरियाती वजह भी थी। प्रोटेस्टेंट इंग्लिस्तान और सुन्नी उस्मानी सल्तनत दोनों ही कैथोलिक आज़म के सख्त मुखालिफ थे, और इसे बुत परस्ती की एक शक्ल समझते थे। सोचने की बात है, 16वीं सदी की आलमी सियासत में मजहब कैसे मुश्तरका दुश्मन बना रहा था। लेकिन अगर सुल्तान खुद फैसले नहीं कर रहे थे, तो असल ताकत का मरकज कहाँ था? वो मैदान जंग नहीं था, नहीं। असल ताकत तो महल की दीवारों के पीछे शाही हरम में थी। और इस ताकत की बिसात पर सबसे पहली और सबसे अहम खिलाड़ी थीं खुद मुराद की वालदा, ताकतवर नूर बानो सुल्तान। उनकी सबसे बड़ी फिक्र थी उस्मानी खानदान का मुस्तकबिल और जानशीनी का मसला। वो चाहती थीं कि मुराद के मजीद बेटे हों ताकि तख्त महफूज रहे, और उन्हें यह भी फिक्र थी कि उनका बेटा सिर्फ एक ही औरत सफिया के ज़ेरे असर है। और जहां नूर बानो सुल्तान थीं, वहीं उनके मुकाबले में खड़ी थीं सफिया सुल्तान, मुराद की सबसे पसंदीदा और बाअसर कनीज़। बस यहीं से मुराद की ज़िंदगी की 2 अहम तरीन ख़वातीन के दरमियान एक ऐसी सियासी महाज़ाराई शुरू हुई जिसने पूरी सल्तनत को अपनी लपेट में ले लिया। इन 2 ताकतवर ख़वातीन के बीच की एक कशमकश इतनी शदीद थी कि ये अक्सर रियासती मामलात पर हावी हो जाती थी। नतीजा ये निकला कि सुल्तान का अपना इख्तियार वो इन दोनों की ताकत की कशमकश में कहीं खो सा गया था। बड़े बड़े फैसले अब दीवान यानी शाही कौंसिल में नहीं, बल्कि हरम के अंदर हो रहे थे। तो बाहर से तो सब कुछ बड़ा शानदार लग रहा था, फतूहात हो रही थीं, फ़नून को फ़रोग मिल रहा था, लेकिन इस चमकती हुई सतह के नीचे सल्तनत के अंदर ही अंदर एक घन लग रहा था, एक अंदरूनी जवाल जो आहिस्ता आहिस्ता जड़ें पकड़ रहा था। जरा इस अदद पर गौर कीजिए, 100%। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक पूरी मईशत की तबाही की निशानी है। मुराद के दौर में महंगाई इस हद तक पहुंच गई थी, और इसकी एक बड़ी वजह थी अमेरिका से आने वाली सस्ती चांदी, जिसने सल्तनत की अपनी करेंसी औक्चा को बिल्कुल बेकदर कर दिया था। और इस माशी बहरान के असरात वो ज़ाहिर हर तरफ नजर आए। आम तनख्वाहदार आदमी की क़ुव्वत ख़रीद आधी रह गई। यानी चरी जो सल्तनत की सबसे ताकतवर फौज थी, उन्होंने बेकार सिक्कों में तनख्वाहें लेने से इनकार कर दिया और बगावतें शुरू हो गईं। बदउनवानी इतनी आम हो गई कि सरकारी ओहदे खुलेआम बेचे और खरीदे जाने लगे, और इल्ज़ामात की जद में खुद सुल्तान भी आए। रियासत की बुनियादें अंदर से खोखली हो रही थीं। तो चलिए अब सल्तनत की सियासत से हटकर ज़रा खुद सुल्तान मुराद की ज़ाती और सच कहें तो बहुत ही अजीब दुनिया में झांकते हैं। उस शाही लक़ब के पीछे जो इंसान था वो कैसा था? उनका दिन कैसा होता था? देखिए, सब कुछ एक तयशुदा मामूल के मुताबिक था। सुबह नमाज और लिखना पढ़ना, फिर शाही दीवान से मुख्तसर मुलाकात, फिर बाग में अपने ख़ास मस्खरों और बोनों के साथ चहलकदमी। दोपहर और शाम भी मुतालिया और हरम की ख़वातीन के साथ गुफ्तगू में गुजर जाती। ये एक ऐसी ज़िंदगी थी जो बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई थी।
اور یہ کہانی تو کسی شاہی ڈرامے سے کم نہیں۔ جب کئی سالوں بعد مراد مزید اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے تو حرم میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ والدہ نور بانو سلطان نے سیدھا الزام صفیہ پر لگایا کہ اس نے جادو کر دیا ہے۔ شاہی طبیبوں کو ایک خاص علاج تیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ علاج خیر وہ کچھ زیادہ ہی کامیاب رہا اور مراد 100 سے بھی زیادہ بچوں کے باپ بن گئے۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ شاہی خاندان کی بقا کا دباؤ کتنا شدت تھا۔ تو وہ صرف ایک گوشہ نشین حکمران ہی نہیں تھے، ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ وہ بہت گہرے روحانی انسان تھے اور فنون کے بھی سرپرست تھے۔ انہوں نے اپنی روحانی زندگی اور اپنے خوابوں کو ہزاروں خطوط میں لکھا، جنہیں بعد میں کتاب کی شکل دی گئی۔ یہ ان کی پیچیدہ شخصیت کی ایک اور پرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں مراد کی کہانی کے اختتام پر، ایک ایسا اختتام جو شاید ان کی پوری زندگی سے زیادہ ہولناک تھا، ایک ایسا واقعہ جس نے ان کے دور کے سارے تضادات کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔ ان کی موت تو اپنی طبعی حالت میں ہوئی، بالکل پرسکون، لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ سلطان عثمانیہ کی تاریخ کا شاید سب سے سیاہ باب ہے۔ انیس بس ایک عدد، لیکن اس عدد کے پیچھے انیس شہزادوں کی زندگیوں کی کہانی چھپی تھی۔ یہ تھی عثمانی تخت کی سب سے بھیانک حقیقت، بھائیوں کا قتل، ایک سفاک قانون جسے تخت کی سلامتی اور خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ستم ظریفی دیکھیے، جس مراد نے خاندان کی بقا کے لیے اتنی اولاد پیدا کی، اسی کثیر اولاد کا انجام اس خوفناک خونریزی پر ہوا۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ تاریخ ایسے حکمراں کو کیسے یاد رکھے جس کے دور میں سلطنت نے نئی وسعتیں بھی دیکھیں اور اندرونی طور پر کمزور بھی ہوئی، جس نے فنون کی سرپرستی بھی کی اور جس کی میراث کا اختتام اپنے ہی بیٹوں کے خون پر ہوا۔ یہ وہ سوال ہے جو سلطان مراد سوئم کی میراث کو ہمیشہ ایک معمہ بنائے رکھے گا۔